अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज आशूरा मुहर्रम है और तमाम लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि ये बेसिकली एक तजदीद अहद का दिन है, तो इसे हमें तजदीद अहद के तौर पर ही लेना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस्लाम के मुताबिक हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम के मुताबिक नहीं हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को नए सिरे से उनको तरतीब दे सकें और वो जो सबक है हुसैनियत का, उससे सबक लेते हुए अपनी ज़िंदगियों को असरन और तरतीब दें और दुनूबीनी के अमल से गुजरते हुए जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाते चले जाएँ और जो बुराइयाँ हैं उनसे निजात हासिल करते चले जाएँ। और यही जो दिन है, इसी का तकाज़ा ये है कि हम सियासी सतह पर भी अपने जो फ़ैसले हैं वो इस तरह करें कि जिस तरह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी औलाद और उनके जो सहाबा हैं, उनके मुताबिक जो ज़िंदगी है, उसमें से जो सबक मिलता है उस मुताबिक अपने आप की ज़िंदगियों को भी तरतीब दें। तो बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ केसेस चल रहे हैं। आपने शहबाज़ ज़ैदी साहब का भी इंटरव्यू देखा है, उसमें भी उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की हैं जिस पे काफ़ी रिएक्शन आ रहा है। फिर केयर टेकर सेटअप जो है उसके बारे में अभी तक कोई तयक्कुन से बात नहीं हो रही, और फिर अगर वो आएँगे भी केयर टेकर्स, तो क्या वो इलेक्शंस के लिए आएँगे या वो लंबा चलने के लिए आएँगे? तो मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, इन तमाम उमूर का जायज़ा लेंगे और इसके लिए हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई। सलमान भाई, ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इस वक़्त, एक गैर यकीनी सी कैफ़ियत नज़र आ रही है। हुकूमत तो कह रही है कि हम जा रहे हैं और लेकिन जो अगला सेटअप आ रहा है उसके बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। ये ज़रा बताएँ कि कहा जा रहा है कि जी 5-6 लोग जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं वज़ीर-ए-आज़म केयर टेकर के तौर पर। तो आपकी क्या इत्तलात हैं? क्या हो क्या रहा है जी इस वक़्त? देखिए, इस वक़्त 2-3 तरह के इबाम मौजूद हैं। पहला इबाम ये मौजूद है कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब है, वो किसकी मर्ज़ी से होगा। यानी नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी और फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मिलकर इसका फैसला करेंगे, या इसमें एस्टेब्लिशमेंट की जो बालादस्ती है, उसको मेंटेन रखा जाएगा। क्योंकि जो इस वक़्त कन्फ्यूजन फैली हुई है, वो ये कि हुक्मरान इत्तेहाद अपनी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भी अपनी मर्ज़ी का एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहती है। पहली तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकरीरी के ऊपर इख्तिलाफ नज़र आ रहा है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि जो आपने खुद भी कहा कि क्या निगरान सेटअप इलेक्शन के लिए होगा या ये अबूरी सेटअप होगा। यानी इसमें भी एक इबाम है। यानी एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करके इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, अनसर्टेनिटी पैदा की जाए और किसी को यकीन ना हो कि इस मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो है, अगर अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो उसका बंदोबस्त भी आपने देखा कि निगरान हुकूमत का और निगरान वजीर आजम के इख्तियारात में जो इजाफा हुआ है, वो जाहिर करता है कि उसमें कोई कोई ना कोई पीछे परसे पर्दा कोई कहानी है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि पीटीआई का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका, इस वजह से इस वजह से पे जब पीटीआई का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा तो फिर इलेक्शन की तरफ कैसे बढ़ा जाएगा। तो ये एक और कंफ्यूजन है खासतौर पे इस हवाले से। फिर ये कहा जा रहा है कि हमने आईएमएफ के साथ जो मामला तय किए हैं उसमें भी कहीं इलेक्शन जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा अपने अपने टाइम के ऊपर। तो इसका मतलब है फिर इलेक्शन अगर होगा तो वो एक मफलूज किस्म का इलेक्शन होगा, पैरालाइज्ड किस्म का इलेक्शन होगा। उसमें काफी रिगिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आप इमरान खान को बाहर निकालना चाहते हैं। तो एक ओवरऑल कंफ्यूजन। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी का मसला, वो भी सरे फहरिस्त है, वो होगा या नहीं होगा। मरियम साहिबा के साथ क्या सलूक होगा। और ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई गई है और उधर परवेज खट्टर की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, इनका क्या करना है। तो इलेक्शन की सूरत में ये इबाम भी मौजूद है कि अगर इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर कैसे लिया जाए। फिर तीसरा एक बड़ा मसला यह है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद ये समझता है कि अगर फौरी इलेक्शन होते हैं तो उसका एक बड़ा रिएक्शन हमारे खिलाफ आएगा, रद्द अमल, क्योंकि परफॉर्मेंस के हवाले से लोगों के अंदर काफी कॉन्ट्रडिक्शंस है और लोगों को पता है कि इस वक्त हमें हालात अच्छे नहीं मिले हैं। तो इस वजह से वो ये समझते हैं कि अगर 6 माह इलेक्शन में डिले भी हो जाए और निगरान सेटअप अलबत्ता उनकी मर्जी का आ जाए तो फिर यह कि निगरान सेटअप पे ये सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए, ये जो महंगाई वगैरह की, और उसके बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएं अगले साल मार्च वगैरह में। तो आप देखिए कि एक कंफ्यूजन नजर आ रहा है सारा का सारा, और ये भी तय नहीं हो पा रहा कि पीटीआई के साथ क्या सलूक करना है। उनको इंतखाबी मुहिम में जाने देना है, आजादाना बुनियादों पर इलेक्शन लड़ने देना है, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, इमरान खान को नाहिद करना है, उनको गिरफ्तार करना है। ये सारी सिनेरियो जो है इसमें कंफ्यूजन ये है कि अगर हम ये सब कुछ ये करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है
वो इंटरनेशनल दुनिया में फिर उस पर सवालात भी उठेंगे और लोग ये कहेंगे कि ये किस किस्म का इलेक्शन है। तो मुझे ये लगता है कि अभी तक कोई चीज हतमी तौर पे कुछ नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 टाइप इन्होंने ऑप्शन बनाए हुए हैं, उसी के अंदर खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक chaos जो है वो पैदा हो चुका है। आपने इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात की है, तो अमेरिका में 10-11 कांग्रेसमैन जो है उन्होंने एक मीटिंग की है और उसमें हमारे पाकिस्तानीज भी वहाँ पे शामिल थे। तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी बात की है। वहाँ पे उन्होंने इमरान रियाज खान की तस्वीर और खदीजा शाह साहिबा की तस्वीर जो है वो लगा के वहाँ पे वो तकरीरें वगैरह वहाँ पे हुई हैं। तो क्या उसका भी कुछ इम्पैक्ट आप समझते हैं कि होगा? क्योंकि उन्होंने कहा, वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे आपको, और ये तो नहीं हो देखिए सकता बात ये है कि इंटरनेशनल दुनिया ये देख रही है कि इस वक्त एक पार्टी को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, और वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो कहीं नजर नहीं आ रही। वो जो सिनेरियो नजर आ रहा है पीटीआई का, यानी वो किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की पोजीशन में नहीं है। इस वजह से इंटरनेशनल दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं या जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं, जो इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं, और इंटरनेशनल मीडिया, वहां ये कंसर्न्स तो रेज किए जा रहे हैं कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के मुकाबले में एक ऐसा इलेक्शन करवाया जा रहा है जो माइनस इमरान खान होगा। तो इसलिए उसमें कंसर्न्स तो उठेंगे, लेकिन अब देखना यह है कि जो बड़ी ताकतें हैं, यानी अमेरिका क्या सोचता है, चीन क्या सोचता है, सऊदी अरब क्या सोचता है, ये जो ममालिक, बड़े ममालिक, बरतानिया क्या सोचता है, इनका भी तो एक प्रेशर अगर हुकूमत की सतह के ऊपर आएगा तो पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड होगा ना। अगर महज ह्यूमन राइट्स बॉडीज या मीडिया अपना शोर मचाता भी रहे तो वो रिपोर्ट जारी कर देंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ है, लेकिन जब तक बड़ी ताकतें इसके अंदर रोल नहीं प्ले करेंगी उस वक्त तक कोई बड़ा इंपैक्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा, एक बात। और ये जो कहा जा रहा है कि हम टाइमली इलेक्शन करवा देते हैं, लेकिन ऐसा इबाम पैदा कर दे कि वोटर घर से बाहर ना निकले, यानी वोटर को ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, या ये नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाए कि जनाब इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं आने वाले, उनको किसी सूरत में नहीं आने दिया जाएगा, तो उससे उनका वोटर बददिल होकर घर बैठ जाए। क्योंकि डर यह है कि अगर वोटर बाहर निकलता है बड़ी तादाद के अंदर तो फिर उसका फायदा जो है वो पीटीआई को होगा और हुकूमत को उसका नुकसान होगा। फिर ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है, पहले बंदोबस्त होगा फिर इलेक्शन होगा, तो इससे भी फिर कॉन्ट्रडिक्शन जो है, वो कंफ्यूजन जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रही है इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि तोशा खाना जैसे जो केसेस हैं उनको भी काफी तेजी से चलाने की कोशिश की जा रही है, और जो जज साहब हैं, जो दिलावर साहब हैं, कोशिश तो की जा रही है ना, लेकिन देखिए जितना तेजी आप दिखाएंगे ना उतने ही कॉन्ट्रडिक्शन उभर के सामने आएंगे, और ये लगेगा कि आप उजलत के अंदर ये मामलात को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये मामलात इतनी आसानी से हल होने वाले नहीं है। लीगल केसेस हैं, इसमें बहुत टाइम बाउंड होता है और बहुत टाइम लेता है। लेकिन अगर आप उजलत में बैठ के फैसले करेंगे, तेजी में फैसले करेंगे, और ये तय कर चुके हैं कि इलेक्शन कैंपेन से पहले पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, तो फिर उसकी लिजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी पे तो सवालात उठेंगे ना। और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो नवाज शरीफ साहब का, वो ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो इमरान खान का बंदोबस्त करें, इमरान खान को दीवार से लगाएं, तब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। यानी उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि पहले इमरान खान का बंदोबस्त हो और फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब अब लंदन, दुबई से जो है वो यूरोप की तरफ चले गए हैं, इटली की तरफ चले गए हैं, तो मायूसी उनके अंदर भी मौजूद है कि जिस तरह से वो चीजें देख रहे थे उस तरह से चीजें ट्रांसलेट नहीं हो रही। उनके भाई जो है वो ज्यादा अपनी स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कंपेयर टू नवाज शरीफ और कंपेयर टू मरियम नवाज। नवाज शरीफ साहब क्या पछता रहे होंगे कि यार मैंने ये क्या शहबाज शरीफ को मौका दे दिया, इसी तरह शायद खाकान अब्बासी जैसा कोई और एक बंदा ले आते वो बेहतर होता, ये तो आके तो बस ये चिमट ही गए हैं और ये तो बिल्कुल जान ही नहीं छोड़ रहे। देखिए अगर अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब को जब ये पता चल गया कि गेंद उनके हाथ से निकल जाएगी और उनके लिए कोई स्पेस नहीं है, अगर स्पेस है तो वो शहबाज शरीफ साहब के लिए है, तो फिर उनके पास सिवाय पछतावे के तो कुछ नहीं बचेगा ना। लेकिन वो उसके बावजूद ये चाहते हैं कि पंजाब जो है कम से कम मरियम नवाज को मिले, और मरियम नवाज को पंजाब मिल जाए तो वो काफी हद तक मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी वो बड़ा इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, बड़ी मनूवरिंग करनी पड़ेगी। वो कैसे मुमकिन होगी वो एक अलग सवालिया निशान है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट एक हद तक आगे जाएगी, एक हद से आगे जब जाएगी तो खुद एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब के साथ और मरियम साहब के साथ तो हाथ हो गया ना फिर, अगर ये बात है और ये दुरुस्त है अगर, तो फिर तो एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ अच्छा बड़ा जो हाथ है वो खेल। देखिए ना एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा कंफर्ट है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ। अगरचे सुहेल राय साहब ने एक मंतक निकाली है
कि जी पहले नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे कुछ माह के लिए, एक आध साल के लिए, और फिर वो छोड़ देंगे, फिर वो शहबाज शरीफ को ले आएंगे। लेकिन ये एक रोमानवी किरदार लगता है ना, ये तो रोमानवी अफसाना है। ऐसा नहीं होता पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में कि पहले अच्छा मुझे पहले आने दें, मेरा शौक पूरा करने दें और उसके बाद फिर मैं आगे चला जाऊंगा, फिर कौन छोड़ता है। तो मुझे लगता है कि असल में एस्टैब्लिशमेंट ये देख रही है कि नवाज शरीफ का भी माजी का एक तजर्बा है। जैसे अगर वो इमरान खान से खुश नहीं है तो वो माजी में नवाज शरीफ साहब से भी खुश नहीं रहे हैं। उन्होंने भी बिला वजह एस्टैब्लिशमेंट से बार बार टकराव पैदा किया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा इन्हिसार करेगी नवाज शरीफ के ऊपर कंपेयर टू शहबाज शरीफ। लेकिन एक चीज साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, जिस तरह अभी तोशाखाना का हुआ, उसी तरह जो इनकी एक और बी टीम है, वो इलेक्शन कमीशन जो बना हुआ है, उन्होंने भी उनको कह दिया जी कि 2 अगस्त को आप आएं और हम आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है, खासतौर पर तोशाखाना और ये जो इलेक्शन कमीशन के केसेस हैं इस तरह, और फिर साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चलाया जा रहा है। हमारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बिल्कुल ही उनके हाँ तो हमें ठंडी ठंड नजर आ रही है, वो तो कर ही कुछ नहीं रहे, वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें अब लगता है कि अगले हफ्ते डेढ़ के अंदर अंदर इमरान को गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, मुझे मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि उसकी इंप्लीकेशन ज्यादा है। अगर वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो उसका रद्द अमल जो है, चाहे वो अवामी महाज पे महाजराई की सूरत में ना नजर आए, लेकिन वो वोटर के लिए एक और खास रद्द अमल पैदा करेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान अभी भी एक किस्म के नजरबंदी है। उनको वो कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जो हुकूमत के लिए या एस्टैब्लिशमेंट के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, वो तो अभी अदालतों के चक्कर ही काट रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अगर उनको उजलत के अंदर नाहिल किया गया तो उससे फिर इंटरनेशनल दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और ये जो नैरेटिव इमरान खान ने बिल्ड किया था कि मुझे इलेक्शन से पहले हर सूरत में नाहिल करने का फैसला किया जा चुका है, फिर उस नारे को तकवीयत मिलेगी ना। इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो जो ख्याल है कि इनको नजरबंद कर दिया जाए, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, फिलहाल मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात जो है वो उस वक्त उनके जहन में नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि हम जो है इस तरह से मामला को लेके चले कि इमरान खान साहब को कोई बहुत ज्यादा फ्री हैंड ना मिल सके और इस तरह की गेम ना मिल सके कि वो ज्यादा ना बुनियादों पर इंतखाबी मुहिम चला सकें और वो जुल्सों की इजाजत हो उनको। तो वो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की जकड़बंदी वो करके जो ना मैदान में उतरना चाहते हैं। अभी भी देखिए ना, आज भी ये तय नहीं हो पा रहा कि इलेक्शन होना है या नहीं होना, उसके दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो बदस्तूर मौजूद है। हाँ, और जकड़बंदी की जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप देखें ना, जेएटी के जो लोग हैं वो भी, उन्होंने भी मुकदमा किला गुजर सिंह में करवा दिया कि जी हमें उंगली हिला के तो ऐसे कहा और ये कहा। तो उंगली तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ ज्यादा हिलाते हैं इमरान खान से, तो उनके खिलाफ अब मसला ये है ना कि जब आपने तय कर लिया है कि एक बंदे को हर सूरत में दीवार से लगाना है, तो उसमें उंगली भी उठ जाएगी, तो वो भी ये फिर एक मुकदमा तो बनता है ना उनके ऊपर। वो तो जहां भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, उनके ऊपर मुकदमे बनने ही बनने हैं। अब वो 89, 189, 190 के करीब पहुंच गए हैं, 2 डबल सेंचुरी भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सबको पता है कि इन मुकदमों से अभी तक निकला क्या है। आप मुझे बताइए ना, इन मुकदमात के अंदर में अगर इनकी कोई कानूनी पोजीशन होती तो फिर ये उंगली उठाने वाला मुकदमा बनाने की क्या जरूरत थी। असल में तो सवाल ये है ना कि ये सबको पता है कि उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये खाकान अब्बासी साहब भी कह चुके हैं कि अगर आप किसी को जबर की बुनियाद पे जबरदस्ती मैदान से बाहर निकालेंगे तो उसकी कोई पॉलिटिकल इंप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी, वो किसी के हक में नहीं होगी। फिर आप ये देखिए ना, जितनी तेजी से ये तरामीम कर रहे हैं, जितनी तेजी से ये बाकायदा उन आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स की बात की जा रही थी, फिर उसके बाद मिलिट्री एक्ट आ गया है, फिर सजाओं की बात आ गई है, यानी हर तरफ से पाबंदियां ही पाबंदियां है ना जी। तो वो जो मुतबादिल वॉइसेस है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, और वो मुतबादिल वॉइसेस इस वक्त पीटीआई की सूरत में मौजूद है, लेकिन उनको तो इस वक्त अमली तौर पर दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो इस तरह की जो आपने कहा कि आर्मी एक्ट और इस तरह की जो चीजें तरमीम की जा रही हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रही इन चीजों को कि ये जमहूरियत के हक में है या नहीं है? क्या ये लोगों के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी कि अगर कोई बात करे तो उसको 2 साल के लिए या 5 साल के लिए अंदर कर दिया जाए? ये कौन सी जमहूरियत? काश सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बड़ा प्रोएक्टिव होता। अब तो अब देखिए ना, पिछले कुछ माह से हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान का अदालती निजाम जिस अंदाज से चल रहा है और जिस तरह से वो दबाव का सामना उसको करना पड़ रहा है, वो तो सब देख रहे हैं ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं बस वो जाने वाले हैं, तो वो अब मेरा ख्याल है कि कोई बड़ी महाजराई नहीं करना चाहते। हालांकि ये जो तमाम मामला है ये अदालतों में चैलेंज भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ऊपर इस पर डिबेट भी हो सकती है, लेकिन सवाल यही ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। इस वक्त तो देखिए ना, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, आपके प्रोग्रामों में भी कह रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक स्पेसिस जो है
जो सिविल राइट्स की जो स्पेसेस है वो श्रिंक हो रही हैं। अब वो मीडिया है, अब वो देखे ना, अब मरियम औरंगजेब कहती है जी कोई पाबंदी नहीं है, हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई इमरान खान के ऊपर, आप ले नाम, भाई जिसने पाबंदी लगाई है उसका नाम आप भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा मतलब है कि इस तरह से मीडिया है, इसी तरह से आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर जो इस वक्त मुतबादल पॉइंट ऑफ व्यू वाली है वो है, और फिर उसके बाद आप सिविल सोसाइटी को देखें तो आपने तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आपने एक किस्म का श्रिंक कर दिया है, और फैसलों की ताकत वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथ से निकल गई है। अब आप दुबई में इजलास करें, लंदन में बैठ के इजलास करें, या आप जद्दे में बैठ के इजलास कर लें, या आप लाड़काना में या जाती उमरा में इजलास करें, वो अपनी जगह अहमियत रखते होंगे, लेकिन असल अहमियत तो इस वक्त पीडी की हो गई है ना, जहां पे इस वक्त फैसले हो रहे हैं उसमें आपका रोल जो है वो सहूलतकारी का है, फैसला साजी का नहीं है। फैसला साजी का नहीं है। अच्छा, उसी में आप देखें कि जो शब्बर जैदी साहब का जो इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पीटीआई की हुकूमत ना जाती तो मैशत जो है वो बर्बाद हो जाती, तो ये जो हमारा एक सिलसिला है, क्या इसमें आपको लगता है कि शब्बर जैदी साहब को मेरा ख्याल है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें कहा गया होगा कि जाएं आप जरा इंटरव्यू दें और इनके खिलाफ थोड़ी सी बैशिंग करें, कोई इस तरह की इत्तलात हैं? देखिए, शब्बर जैदी साहब ने एक तरदीद की है, उन्होंने कहा है जिस तरह से उनका इंटरव्यू पेश किया गया ये इंटरव्यू इस तरह से नहीं था। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि सारे का सारा उसी तरह ही है जिस तरह उन्होंने कहा, जो लोग कह रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने तरदीद की है, जब रद्द-ए-अमल आया तो फिर उन्होंने तरदीद करने की कोशिश की है। अब सवाल ये है ना कि जरा 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, शब्बर जैदी का ये जो मनोअन मौकफ है ये तस्लीम कर लेते हैं और मान लेते हैं कि जी पीटीआई की अगर हुकूमत होती तो उसमें इकॉनमी जो है वो बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो जाती। तो सवाल ये है, शब्बर जैदी साहब ये भी बता दें कि मौजूदा हुकूमत जो 14 माह से चल रही है उसने इकॉनमी के साथ क्या सलूक किया है और उसने इकॉनमी को कैसे निकाला है। या जैसे वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने बड़े लोगों पर हाथ डालने की कोशिश की तो वो उन्होंने बड़ी मुजामत की और उनको विड्रॉ करना पड़ा, समझौता करना पड़ा। तो क्या मौजूदा हुकूमत ने कहीं बड़े लोगों पर हाथ डालने की कोशिश की है? क्या इन्होंने गैर मामूली फैसले करने की कोशिश की है? उसका जवाब भी नफी में है। मसला ये इमरान खान नहीं है, मसला कोई हुकूमत नहीं है, मसला ये है कि जब तक आप इकॉनमी के अंदर कोई बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो मसला हल नहीं होगा। लेकिन बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए आपके पास मैंडेट भी बड़ा वाज़ेह हो ना। ये नहीं हो सकता कि लंगड़ी लूली हुकूमतें हो, 5-5, 6-6 वोटों की बुनियाद पर खड़ी हुकूमत के साथ आप ये तवक्को रखें कि वो एफबीआर से भी लड़ेंगे, वो सनतकारों से भी लड़ेंगे, वो ताजिरों से भी लड़ेंगे, वो अरकान पार्लियामेंट से भी लड़ेंगे, वो बड़े बड़े जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी लड़ेंगे। ये कमजोर हुकूमतें इस तरह की लड़ाई लड़ने में कामयाब नहीं होती। उसके लिए एक मजबूत सियासी निजाम चाहिए, वो अभी इस वक्त हमारे पास है नहीं। और अभी भी जो हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अगली हुकूमत कैसी होगी, उसमें भी हम एक कमजोर हुकूमत का ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। एक मजबूत हुकूमत सामने ना आ सके जिसके पास 2/3 मेजोरिटी ना हो। तो जब हमने खुद ये तय कर लिया है कि हमने कमजोर हुकूमतों के मॉडल के साथ चलना है और कोलिशन बेस्ड मॉडल के साथ चलना है, तो फिर उसमें बड़ी एग्रेसिव रिफॉर्म्स वाली बात जो है वो एक ख्वाब लगती है। उसमें इमरान खान भी नाकाम होंगे, उसमें अगला कोई वजीर आजम आ जाए वो भी नाकाम होंगे। अब ये जो कोशिश की जा रही है कि हफीज शेख को या इनको बाकर साहब को, या ये कि जैसे शब्बर जैदी की बात की है या शमशाद अख्तर का नाम आ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट तो ये चाहती है कि कोई इकॉनमी वाला बंदा जो आके लीड करे। लेकिन अब मसला ये है कि वो आ भी जाए। पहली सवाल तो ये है कि मैंडेट जो है उसके पास इलेक्शन का 90 डेज का है कि उसने इलेक्शन करवाने। अब आप उससे ये कह रहे हैं कि जी वो बड़े बड़े माहिदे भी करेगा, वो जाके दूसरे मुल्कों से मामला भी देखेगा। तो अब आप खुद आइन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना। जब आप आइन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, निगरानों को बाख्तियार बनाने की कोशिश करेंगे और वजीर आजम को बाख्तियार बनाएंगे, तो इसका मतलब है आपके गेम प्लान के अंदर कोई गेम प्लान 2 भी है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उसके बाद हम इस प्लान के साथ जाएंगे। तो ये जो एडवेंचरिज्म है, ये जो मुहिम जोई है जो पाकिस्तान में कई दहाइयों से जारी है, वो बदस्तूर जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। हम लगता ही है कि चाहे वो हुकूमत हो, अपोजिशन हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी माजी की गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है। उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहराया जा रहा है जिनकी वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह एक पैरेलल आपने कहा कि प्लान 2 भी है, वो भी हमें नजर आ रहा है कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरह हजारों की तादाद में एकड़ जमीन ले ली गई है और लोगों को कहा जा रहा है कि जी आप इन्वेस्टमेंट करें। अरब मुल्कों को कहा गया है कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी की उनको पेशकश की गई है। फिर खुसूसी सरमायाकारी जो है, वो जो हमारी फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसने मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि सरमायाकारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। कोई एंटी करप्शन एजेंसी जो है वो पूछेगी नहीं, ना ही कोई अदालती चाराजोई जो होगी वो मुमकिन होगी। तो फिर ये किस तरह? देखिए, मेरा इस पे कंसर्न है।
कसाना साहब, मेरा इस पे कंसर्न है। असल में ये सारे मामलात इकोनॉमी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, इसमें सिविल गवर्नमेंट को और चीफ एग्जीक्यूटिव को लीड करना चाहिए। मसला ये है कि हम इस वक्त हम फौज को इस सारे मामलात के अंदर लीड देते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जी फौज की वजह से पैसा आ रहा है, फौज इकोनॉमी को दुरुस्त कर रही है, फौज ने आगे एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करना है, फौज ने आके जाली अदवायात वाला जो कारोबार है उसे खत्म करना है, फौज ने आके लैंड माफिया को खत्म करना है। तो अगर ये सारे मामलात में एस्टैब्लिशमेंट या फौज आगे आती है, अनफॉर्चुनेटली इसका नुकसान भी फिर एस्टैब्लिशमेंट को होगा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि उनको चाहिए ये था कि वो पीछे बैठ के फैसिलिटेट करते, पीछे बैठ के सपोर्ट करते। लीड जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव को और हुकूमत को लेनी चाहिए। होता यह है, मैं आपको उसकी मिसाल बताता हूं। आपको याद है ये जो दहशतगर्दी की जंग थी, उस वक्त सारी फौज ने, जब एपीएस का वाकया हुआ तो फौज ने लीड लिया और ये सियासतदानों ने विड्रॉ कर दिया। उन्होंने इस जंग की लीड नहीं ली। और वो जो 20 मुकाती एजेंडा बना था नेशनल एक्शन प्लान का, उसके अंदर जो काम सियासी हुकूमतों को करने थे वो नहीं किए। तो सारा मलबा जो है वो हमने एस्टैब्लिशमेंट पे डालने की कोशिश की। आज भी हम ये कह रहे हैं कि जी हम तो कुछ कर नहीं रहे, सारा कुछ तो फौज कर रही है। तो ये सारा इल्जाम जो है फिर वो किया धरा जो है ना, वो इसके ऊपर आता है। मसलन पीटीआई के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप सियासी हुकूमतों से पूछें, वो कहते हैं हमने तो कोई गिरफ्तार नहीं किया, ये तो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। तो जब आप इस तरह की चीजों के अंदर जाएंगे तो फिर इसका क्रिटिसिज्म जो है ना वो पब्लिक की सतह पे बढ़ेगा और फिर उसकी नाकामी का बोझ भी फिर वो आप पे पड़ेगा। तो ये कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। अच्छी डेवलपमेंट ये है कि दोनों मिलकर लीड करें, लेकिन लीड जो है बहरहाल सुपर लीड जो है वो हुकूमत को लेनी पड़ेगी। हुकूमत आगे लीड करे, इन तमाम मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करे। और जो लोगों के कंसर्न है, मसलन मैंने आपको बताया कि आपने कहा कि हम बैरूनी सरमायाकारी को प्रमोट करना चाहते हैं। आप जरूर सरमायाकारी को प्रमोट करें, बाहर से इन्वेस्टर आए, लेकिन जो पाकिस्तान का इंटरनल इन्वेस्टर है उसको भी फैसिलिटेट करें, उसकी भी सुने, उसको भी थोड़ा सा कोई आगे बढ़ने के लिए कोई 2-4 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि जो हमारा इंटरनल इन्वेस्टर है वो तो काफी नाला है इस वक्त, कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस वक्त। वो जो वन विंडो ऑपरेशन के नाम पे जो उसको बेशुमार वो तो पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं, वो तो पाकिस्तान से भागना चाह रहे हैं। मेरी अक्सर से बात हुई है, मैं कह रहा हूं ना, तो आप एक्सटर्नल को जरूर करें, लेकिन इंटरनल को भी तो पहले लीड लेना, इंटरनल का तो इत्मीनान पहले बढ़ाएं। सही बात है। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं, इसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी आपने कहा कि वो भी नहीं है, दूसरी चीजें भी चल रही हैं जो खास तौर पे जो हमारा जो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो इन्वेस्टर करता है, जो मीडियम लेवल के ऊपर जो इन्वेस्टर है, वो तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गया है। ये बिजली की वजह से आप देखें, उसकी जो फैसिलिटेशन जो बाकी जगहों पे होती थी वो भी खत्म हो चुकी हुई है, और वही तो मेन स्टे होता है पूरी इकोनॉमी का। अगर उसका कॉन्फिडेंस तबाह हो गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे ही बैठ जाएगी। देखिए ना, मिसाल के तौर पे किसान है, किसान का मसला इस वक्त ये है कि एक तो बिजली की बेतहाशा लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, उसके नतीजे में उनको जनरेटर चलाने पड़ते हैं। जनरेटर चलाने पड़ते हैं तो वो डीजल पे चलते हैं। डीजल की कीमतें आपने कहां पहुंचा दी हैं। तो छोटा किसान जो है वो तो इस वक्त सख्त नाला है हुकूमत के साथ। इसी तरह से छोटा कारोबारी तबका जो है वो जिस किस्म की लोड शेडिंग हो रही है, जिस किस्म के टैक्सेस आप लगा रहे हैं और जिस तरह की महंगाई चीजें हो रही हैं, यानी अब आप देखिए ना कि जब आपकी कुव्वत खरीद ही नहीं होगी तो लोग कारोबार की तरफ क्यों जाएंगे, लोग क्यों वहां जाके चीजों की खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। वो तो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब आपने पूरी कौम को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि आप सोलर एनर्जी पे जाएं और अपने घरों के अंदर जो है ना वो सोलर फिट करें। अच्छा, वो सोलर फिट करने का मतलब है आपके पास 5 से 10 लाख रुपए है तो आप ये करेंगे ना जी। तो वो 5 से 10 लाख रुपए कहां से लेके आए लोग, कहां से उनके पास पैसे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा है। अच्छा, फिर आप देखिए ये जो छोटा इंडस्ट्री होती है, जो घरेलू सनतें होती हैं, वो हमारी तवज्जो का मरकज ही नहीं है। आप बांग्लादेश की तरक्की को देखें, आप इंडिया की तरक्की को देखें, आप श्रीलंका की तरफ जाएं, आपको लगेगा कि गली मोहल्लों की सतह पे छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रियां लगी हुई है। हमने वो भी प्रमोट नहीं किया है। हमने कारोबार को, नौजवानों के लिए कर्जों की कई स्कीमें आई, लेकिन हमने उनको फैसिलिटेट ही नहीं किया। पहले कहा कि नौजवानों पे हमें एतबार नहीं है, ये खा जाएंगे, ये पहले जमानतें लेके आए, उनकी जमानतें बेचारों की कौन देगा। तो वो जो छोटे छोटे कारोबार थे उनको हमने लगा दिया पांडा की सेल के लिए, हमने उनको लगा दिया वो बाइकिया मोटरसाइकिल चलाएं, वो ऊबर चलाएं। अच्छा, अब वो ऊबर वाला मसला भी ये हो गया कि ऊबर पड़ती है, मिसाल के तौर पे मैंने फैसल टाउन से माल रोड पे जाना है तो मुझे 500 रुपए ऊबर पे देना पड़ेगा। अगर मैं अकेला हूं तो मैं मोटरसाइकिल करवा लेता हूं, मुझे 150 रुपए देनी पड़ती है। तो अब आप लोग तो इस तरह से नीचे और कट डाउन हो गए ना। तो ये मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो छोटी इंडस्ट्री है, छोटी सनतें हैं, छोटा कारोबार है,
वो प्रमोट नहीं हो रहा और जायज तरीके से नहीं हो रहा, या फिर आप 2 नंबर काम करें, 2 नंबर तरीके से चलें तो वो अच्छा। फिर उसमें देखिए एक और चीज, बिजली का मसला देखिए। बिजली के मसले में हालत ये हो गई है किसाना साहब, पंजाब के बिल के ऊपर पूरा पाकिस्तान राज कर रहा है। अब आप इंटीरियर सिंध से रिकवरी रेट देखें, आप केपीके से रिकवरी रेट देखें, आप बलूचिस्तान से रिकवरी रेट देखें, और अब आप पंजाब जो है वो सब कुछ फैसिलिटेट कर रहा है। अब तो एक नई तजवीज जो है वो ये है कि आप बिजली को डिसेंट्रलाइज करके सूबों को दे दें, सूबे जो है वो बिजली दे लोगों को और पैसे ले। ये कैसे हो सकता है कि वफाक बिजली पे और पैसे आप जो है सूबे जो है वो देने से इनकार कर दें, लोग बिल जमा कराने से इनकार कर दें। कराची में कूड़ा लगाते हैं। तो मेरा मतलब है कि ये भी देखे ना कि हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव हुकूमत के लिए, इफेक्टिव इकोनॉमी के लिए। यहां तो एफबीआर आपको खुद आके आपको बताता है कि भाई आप ये 2 नंबर काम कर लें तो इससे आपको भी बचत हो जाएगी, मुझे भी बचत हो जाएगी। तो आपके तो महकमे आके लोगों को तरीके बताते हैं कि कैसे आपने जो है ना पैसे जो है ना बचाने हैं और हमें किस तरह से पैसे देने हैं। तो आपका गवर्नेंस का सिस्टम है, आपकी ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है, आपकी मॉनिटरिंग का सिस्टम है, आपकी स्मॉल इंडस्ट्री का मसला है, छोटी मीडियम इंडस्ट्री के मसले हैं। अच्छा, फिर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म रोड मैप नहीं है। मसलन अभी आपने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अच्छा भाई, अगर नहीं दे सकती तो फिर कौन शिकस्त दे रहा है? ये भी तो सवाल है ना जी। अगर दुनिया ने शिकस्त नहीं देनी तो कौन शिकस्त दे रहा है? शिकस्त देने की वजह यह है कि आपके पास कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं है, ना लॉन्ग टर्म है, ना मिड टर्म है, ना शॉर्ट टर्म है, जो लोगों को बुलाए, लोगों को इनवाइट करे, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करे कि अगले 5-10 साल में हम यहाँ पे खड़े होंगे। वो हमारे पास जज्बाती नारे हैं, जज्बाती गुफ्तगू है, और फिर सारी डिपेंडेंसी आईएमएफ के ऊपर है, सऊदी अरब के ऊपर है और बाकी चाइना के ऊपर है। खुद हम अपने अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं है, ना पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ना गवर्नेंस की रिफॉर्म्स, ना इकोनॉमी की रिफॉर्म्स, ना ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ना पुलिस रिफॉर्म। हमने कुछ नहीं करना। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उसी तरह से मॉडल चलाएं। अब देखिए ना, लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं कि आप फॉर्च्यून गाड़ियां दे रहे हैं डीसीओस को, डीपीओस को। आप जो है 200 अरब रुपए आपने खर्च कर दिए मजीद सरकारी मुलाजमीन की गाड़ियों के ऊपर। अभी किसकी प्राइस के ऊपर हो रहा है? एक ऐसा मुल्क जो माशी तौर पर इस वक्त काफी बदहाल है, वहां इस तरह की लग्जरीज के साथ गवर्नेंस का जो निजाम है वो मुझे लगता है कि ओवरबर्डन हो गया हमारे ऊपर, और इस तरह से हम अपनी इकोनॉमी दुरुस्त नहीं कर सकेंगे, बल्कि उसका नजला जो है वो आम आदमी के ऊपर ही गिरेगा ना जी। तो ये इसलिए पूरा का पूरा निजाम जो है ना वो अपने अंदर एक सर्जरी चाहता है। अगर आप सही तरीके से इस निजाम को आगे लेके चलना चाहते हैं तो हमें एग्रेसिव किस्म की तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। ये जो छोटी मोटी रवायती तब्दीलियां है, इससे पैचवर्क है, इससे अब चीजें ठीक होने वाली नहीं है। ये जो रिफॉर्म्स की बात आपने की, आखिर में सिर्फ मैं चाहूंगा कि उस पर भी आप जरा कमेंट करें कि ये जो गवर्नेंस की बात है ये इसी का शाखसाना मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं उन पर भी पड़ रहा है। अभी आपने देखा कि बहावलपुर की यूनिवर्सिटी में, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो हरकत हुई है, जो वहाँ पे वाक़यात हुए हैं, ये मेरा ख्याल है कि पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारी जो बच्चियां हैं उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। तो मैंने इसके ऊपर जो है अभी अपना एक आर्टिकल लिखा था, और मैंने लिखा था कि जो यूनिवर्सिटियों के अंदर सियासी मुदाखलतें हैं, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी पंजाब में सिर्फ दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटियां जो है वो कायम मुकाम वाइस चांसलर्स के ऊपर चल रही हैं। हम मुस्तकिल वाइस चांसलर लगाने के लिए तैयार नहीं है। हमने यूनिवर्सिटीज के गवर्नेंस सिस्टम को खराब कर दिया है। उसमें एमपीए एमएनए की मुदाखलत की बात हो रही है। ये आपने देखा कि भावलपुर वाले केस के अंदर भी तारिक बशीर चीमा और उनके बेटे का नाम आ रहा है। अब मसला यह है कि जब आपने यूनिवर्सिटियों को भी सियासत का मरकज बना दिया है और सियासी माजगा बना दिया है, और मेरिट के ऊपर आपने तकरीरियां नहीं करनी वाइस चांसलर की। आपको पता है यहां पर यह भी गुफ्तगू हो रही है कि एक एक वाइस चांसलर की तकरीरी के लिए कम से कम 6-6, 7-7 खोखे चलते हैं, यानी 7-7, 8-8 करोड़ रुपए लगाए जाते हैं वाइस चांसलर की तकरीरी के लिए। तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे और इसमें हुकूमत भी शामिल है, तो फिर आप देखिए ना कि आपने तो किसी इदारे का सिस्टम नहीं रहने दिया ना, चाहे वो तालीम का निजाम है, सेहत का निजाम है, और जो आपके दीगर निजाम है। तो मुझे तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में एग्रेसिव तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीजें सोचनी होगी, तब जाके ये चीजें ठीक होंगी। ये रिवायती तरीके से ठीक होने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।